चलिए, स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है आप लोगों को? अभी सब सही है, वॉइस वगैरह? यस मैम, अब क्लियर है। चलिए, तो कल हमने क्लास में हम लोग समाधिपात के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे वृत्तियों के बारे में, है ना। तो वृत्तियों के दो स्वरूप हमने पढ़े थे। पहला है क्लिष्ट वृत्ति, जो हमारे योग साधना में सहायता करती है, और दूसरी होती है अक्लिष्ट वृत्ति, क्लिष्ट वृत्ति, जो योग मार्ग में बाधा बनती है, और दूसरी होती है अक्लिष्ट वृत्ति, है ना, जो कष्ट नहीं देती, मतलब वो हमारे योग साधना में सहायक होती है। तो उसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग पढ़े थे प्रमाण और विपर्य, ये दोनों हो गया था हमारा। अब प्रमाण और विपर्य के बाद आता है विकल्प वृत्ति, है ना। तो विकल्प वृत्ति के बारे में कहा गया है कि शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्पः, ये है हमारे 9वें नंबर का 9वें नंबर का श्लोक। एक मिनट, हाँ, तो ये है विकल्प वृत्ति, तो उसके बारे में कहा। मैम थोड़ा स्लो बोलिए। अच्छा, ठीक है ना। तो ये है हमारी विकल्प वृत्ति, शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्पः। तो जो शब्द ज्ञानानुपाती मतलब जो शब्द जनित ज्ञान के साथ साथ होने वाला, और उसके बाद वस्तु शून्य मतलब वस्तु जो है शून्य है, मतलब वो वस्तु है ही नहीं, अर्थात जिसका विषय वास्तव में नहीं है, तो ऐसी वृत्ति क्या कहलाती है? विकल्प वृत्ति, है ना। मतलब केवल शब्द के आधार पर हम लोग किसी ऐसी वस्तु की कल्पना कर लेते हैं जिस वस्तु का होना संभव ही नहीं है। जैसे कि इसका उदाहरण देते हैं हम लोग, हिरण का सींग, ठीक है, हिरण होता है, ठीक है, लेकिन हिरण का सींग होता है क्या? नहीं होता। लेकिन हिरण का सींग बोलने पर से हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि हाँ, हिरण के सींग है करके, लेकिन वस्तु क्या है? शून्य। एक्चुअल में हिरण का सींग होता ही नहीं है। तो केवल शब्द के आधार पर जब हम किसी वस्तु की कल्पना कर लेते हैं, है ना, तो इसको बोलते हैं विकल्प वृत्ति, ठीक है। इसका एक और दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, बंध्या पुत्र, ठीक है। बंध्या मतलब होती है ऐसी स्त्री या फिर जो क्या बोलते हैं, जीव जंतु, है ना, जो जिसकी संतान नहीं होती है ना, बांझ करके जिसको बोलते हैं, और पुत्र मतलब बंध्या का बांझ का बेटा, है ना। तो ये पॉसिबल है क्या? कोई अगर स्त्री या फिर जीव जंतु जो भी है वो बांझ है, उसका पुत्र हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, है ना। तो देखो, बंध्या पुत्र कहने से केवल शब्द के आधार पर हम ऐसी वस्तु की क्या है? कल्पना कर लेते हैं। तो इस वृत्ति को कहा जाता है विकल्प वृत्ति। अब ये है हमारे योग साधना में सहायक होगी, तो यही वृत्ति है अक्लिष्ट होगी, और योग मार्ग में बाधक बनेगी, तो ये हो जाएगी क्लिष्ट वृत्ति। जैसे कि हम लोग भगवान के स्वरूप की कल्पना करते हैं, हम लोगों ने भगवान को देखा है क्या? नहीं देखा है, लेकिन हम विभिन्न ग्रंथों में पढ़ते हैं, है ना। जैसे कि अब क्या बोलते हैं, रामायण में राम जी के बारे में जैसा भी उनका स्वरूप बतलाया गया है कि हाँ, वो इनकी आंखें ऐसी हैं, इनके बाल ऐसे हैं, तो इस तरह से करके हम लोग देखते हैं, एज्यूम करते हैं, है ना। और उसको एज्यूम करके हम लोगों को क्या है, थोड़ा सा खुशी का अनुभव होता है। तो ऐसे में क्या है, हम लोग भक्ति में डूब रहे हैं उनके, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं वो हमारे मन को शांति देता है। तो इसको हम लोग क्या समझेंगे कि वो हमारे योग साधना में साधक है। लेकिन अब यहीं पर कोई भी कुछ भी, मतलब देखो क्या बोलते हैं, अनुसार भगवान के रूप की कल्पना करते, जैसे कोई मनुष्य सुनी सुनाई बातों के आधार पर अपनी मान्यता के अनुसार भगवान के रूप की कल्पना करके भगवान का ध्यान करता है, पर जिस स्वरूप का वह ध्यान करता है उसे न तो उसने देखा है, न वेद शास्त्र सम्मत है, और न वैसा कोई भगवान का स्वरूप वास्तव में ही है, केवल कल्पना मात्र ही है। और यह विकल्प वृत्ति मनुष्य को भगवान के चिंतन में लगाने वाले होने से अक्लिष्ट है, और दूसरी जो भोगों में प्रवृत्त करने वाली विकल्प वृत्तियां हैं, बेशक क्या है, क्लिष्ट है। मतलब देखो, जो शास्त्र में जैसे वचन कहे गए हैं, है ना, तो उसके अनुसार से हम लोग भगवान के स्वरूप की कल्पना करते हैं, तो ये है हमको क्या है, भगवान के चिंतन में लगा रही है, तो इस कारण से ये क्या हुई, अक्लिष्ट वृत्ति। लेकिन दूसरी जो क्या है, भोगों में प्रवृत्त करने वाली विकल्प वृत्तियां हैं, ठीक है। अब भोगों में प्रवृत्त कर रही है, तो हम भोग में लिप्त हो जाएंगे, तो योग साधना के मार्ग में आगे बढ़ेंगे क्या? नहीं बढ़ेंगे। तो इस कारण से ये क्या हो जाएगी, क्लिष्ट वृत्ति हो जाएगी। आया समझ में विकल्प वृत्ति? किसी को कोई डाउट?
मैम एक बार और बोल दीजिए, बता दीजिए। ठीक है। विकल्प वृत्ति के बारे में कहा गया है कि शब्द ज्ञानानुपाती, ठीक है, मतलब केवल जो ज्ञान शब्द जनित ज्ञान के साथ साथ होने वाला होता है। तो शब्द के आधार पर अगर किसी ज्ञान की हम कल्पना करते हैं, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में वास्तव में वो वस्तु है क्या है, शून्य है, मतलब वो वस्तु है ही नहीं। तो ऐसी कल्पना हम लोग करते हैं या फिर ऐसा ज्ञान हमको प्राप्त होता है तो उसको बोला जाता है विकल्प वृत्ति, ठीक है। जैसे कि क्या मैं बताऊं, क्या बोलते हैं, आकाश कुसुम, है ना। तो बादल से क्या है, पुष्प एक मिनट, जो देवता होते हैं वो पुष्पों की वर्षा करते हैं, ऐसा करके बोलते हैं ना, आकाश कुसुम। तो हमने देखा है क्या आकाश कुसुम, और एक्चुअल में होता है क्या आकाश कुसुम, नहीं होता है ना। लेकिन बोल दिए कि आकाश कुसुम, तो हाँ हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि आकाश में क्या है, पुष्प है। तो इसको बोला जाता है विकल्प वृत्ति, ठीक है। अब नेक्स्ट वृत्ति है हमारी निद्रा वृत्ति, चौथे नंबर की, है ना। तो निद्रा वृत्ति के लक्षण मैम बतलाए जाते हैं। हाँ, मैम एक और एग्जांपल दे दीजिए इसका। एक मैंने बतलाया बंध्या पुत्र का और एक बताया है हिरण का सिंह। और बाकी में आप लोग भाष्य पढ़ेंगे, उसमें दिया है, ठीक है। ये समझाने के लिए एक दो मैंने तीन बतलाए हैं, वो काफ़ी है, ठीक है। और अब मैं सारे डाउट क्लास के एंड में लूँगी, क्योंकि ऐसे में क्लास फिर आगे बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो चौथे नंबर की वृत्ति अब बताई गई है निद्रा वृत्ति। तो उसके बारे में कहा गया है कि अभाव प्रत्यय लंबना वृत्तिर निद्रा। तो अब इसका संधि विच्छेद जब हम करेंगे तो इसके आधार पर अभाव प्रत्यय, प्रत्यय का मतलब ज्ञान से है, ठीक है, और ये आलंबन, अभाव प्रत्यय और आलंबन। तो अभाव के ज्ञान का अवलंबन करने वाली वृत्ति को क्या कहा जाता है, निद्रा कहा जाता है। अब इसको हम लोग सरल शब्दों में जैसे समझे, जब निद्रा में मतलब जब हम लोग सोए रहते हैं, तब हम लोगों को किसी भी चीज का ज्ञान रहता है क्या, रहता है, नो मैम। नो मैम। बोलो ना जी, हाँ नहीं रहता ना। अब मैं सो गई हूँ, तो अब दुनिया जहान में क्या हो रहा है मुझे पता रहेगा क्या, नहीं रहेगा, है ना। तो जो बाकी चीजों जो घटित हो रही है उसका ज्ञान का क्या है, अभाव है। मतलब उस चीज को मैं जान रही हूँ क्या, जब मैं जानती रहती तब उसको बोलते कि उसका अभाव नहीं है। लेकिन मैं नहीं जान रही हूँ कि मेरी आसपास में क्या चीजें हो रही है, इस बात का ज्ञान मुझे नहीं है, ठीक है। तो इस अभाव के ज्ञान का अवलंबन करने वाली वृत्ति को क्या कहा जाता है, निद्रा कहा जाता है। अब ये होता किसके कारण है, निद्रा आती किसके कारण है, तमोगुण के कारण, है ना। जब चित्त में तमोगुण की अधिकता होती है तब क्या है, निद्रा वृत्ति रहती है। अब ये निद्रा वृत्ति भी है, ये दो प्रकार से करके होती है। मुख्य रूप से ये होती है तमोगुण के कारण, है ना। एक मिनट, इसको हम लोग स्लाइड से करके देख लेते हैं। तीन प्रकार से करके होती है, और दो मतलब वो में करके बोला जाए, है ना, क्लिष्ट और अक्लिष्ट के आधार पर, तब ये दो प्रकार की होगी, ठीक है। तो निद्रा वृत्ति ज्ञान के अभाव को कहते हैं। इसी का अन्य नाम क्या है, सुषुप्ति है। और योग सूत्र के भाष्यकार व्यास के अनुसार ये क्या है, त्रिगुणात्मक होती है। मतलब सात्विक भी होती है, राजसिक निद्रा होती है और तामसिक निद्रा होती है। अतः यह सुख स्वरूप कब, जब सात्विक होगी तब, दुख स्वरूप कब, जब राजसिक होगी तब, और मोह स्वरूप कब होगा, जब तामसिक होगी तब, है ना। तो ये क्या है, तीन प्रकार की होती है। यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, ठीक है, ये 1 2 करके हो गया है। तो पहली है सात्विक निद्रा, इसके कारण क्या होगा, सुख स्वरूप ये। और उसके बाद दूसरा है राजसिक निद्रा, इसके कारण होगा दुख स्वरूप। और तीसरी है तामसिक निद्रा, तो उसके कारण क्या है, मोह स्वरूप होगा। तो देखो, जब सात्विक निद्रा होगी तो हम लोग जब सोते हैं, है ना, तो सो करके कभी कभी उठते हैं, मतलब जब एकदम मेहनत किए हैं और सो गए और सो करके उठे तो एकदम फ्रेश फ्रेश बहुत अच्छा फील होता है ना। तब इसको क्या बोलेंगे, सात्विक निद्रा बोलेंगे। और ये है क्या है, मतलब हमारे मन में प्रसन्नता लाएगी, है ना, मतलब सारे थकान दूर हो जाते हैं, हमको अच्छा लगता है ना। और नया उत्साह रहता है, ओज रहता है हमारे शरीर में कुछ भी करने के लिए। तो ये क्या है, योग मार्ग में क्या है, आगे बढ़ाएगी हमको, है ना, उसके लिए साधक स्वरूप है। तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अक्लिष्ट निद्रा वृत्ति, ठीक है। लेकिन कभी कभी हम लोग सोते हैं तो और क्या है, हमको ही एकदम भारी भारी लगता है, और एकदम मतलब
ऐसे उदास उदास टाइप का फील होते रहता है, तब इसको क्या बोलेंगे, ये रजस गुण के कारण होगी, है ना, तब इसको बोला जाता है क्लिष्ट क्लिष्ट निद्रा वृत्ति। ठीक है, अब बाकी है ये आप लोग पढ़ लेंगे, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद है 5वें नंबर की और हमारी आखिरी वृत्ति, स्मृति वृत्ति। एक मिनट, आप लोग ना धीरे से करके बोला कीजिए, इसमें आवाज एकदम ज्यादा आता है। क्या डाउट है, मैं क्लास के लास्ट में लूंगी, है ना, आप लोग क्लास को इंटरप्ट मत कीजिए। मैम डाउट नहीं है, आपने 2 वृत्ति बताई, एक नहीं बताई है बोला। क्लिष्ट वृत्ति और अक्लिष्ट वृत्ति करके तो बताया मैंने, निद्रा वृत्ति का भी। मैम तामसिक वृत्ति, तामसिक निद्रा वाला बोला। देखो, सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 प्रकार की मैंने बताई है ना, यहाँ पर मिस्टेक है थोड़ा सा, ये फर्स्ट सात्विक निद्रा, दूसरी है ये राजसिक और तीसरा है तामसिक निद्रा। तामसिक निद्रा इसको बोलेंगे ये के क्या बोलते हैं, ये वही है जो हमको ये अभाव के ज्ञान का अवलंबन कराती है उसका। लेकिन प्रत्येक वृत्ति का क्या है, हम लोग 2 टाइप पढ़े हैं ना, एक क्लिष्ट और अक्लिष्ट, तो मैं उसका बता रही हूँ कि जब सात्विक गुण के कारण होता है तब वो होता है अक्लिष्ट वृत्ति, और जब राजसिक गुण के कारण होता है तब उसको बोलते हैं क्लिष्ट वृत्ति, ऐसा। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ आपको? यस मैम। हाँ ठीक है। अब 5वें नंबर की वृत्ति आती है हमारी स्मृति वृत्ति। तो स्मृति वृत्ति के लिए कहा गया है कि अनुभूत विषय संप्रमोशः स्मृति, अर्थात अनुभव किए हुए विषय का न छिपना, अर्थात क्या है, प्रकट हो जाना ही स्मृति है ना। अब स्मृति का मतलब हम लोग क्या समझते हैं, याद, है ना। अब कुछ भी चीज हमको याद आता है ना, वही क्या है, स्मृति। तो अनुभव किए हुए विषय का ना छिपना। अब देखो, किसी भी चीज का याद हमको जिससे मतलब पहले जो चीज हुआ ही नहीं है वो याद आएगा क्या, है ना। जैसे कि कुछ चीज खाते हैं, जैसे हाँ मैंने आज तक गुलाब जामुन नहीं खाया, ठीक है, तो मेरे दिमाग में रहेगा क्या ये बात कि गुलाब जामुन का स्वाद कैसा रहता है। कोई कितना भी गुलाब जामुन का नाम ले ले, वो मेरे दिमाग में आएगा, उसकी स्मृति आएगी कि गुलाब जामुन ऐसा होता है। ऐसा संभव है क्या? नहीं। हाँ ठीक है, तो उसी को बोला है कि अनुभव किए हुए विषय का ना छिपना। अब कोई भी गुलाब जामुन का नाम लेगा तो अब मैंने पहले खाया हुआ है गुलाब जामुन, है ना, तो मतलब उसका अनुभव मुझे है, तो इस कारण अनुभव किए हुए विषय का ना छिपना, अर्थात प्रकट हो जाना। अब कोई भी जब भी गुलाब जामुन का नाम लेगा तो वो मेरे दिमाग में आ जाएगा, तो इसी को क्या बोलते हैं, स्मृति वृत्ति। अर्थात एक बार और बताती हूँ, अनुभव किए हुए विषय का ना छिपना, अर्थात प्रकट हो जाना, मतलब कभी भी ऐसी घटना होगी जो पूर्व में हो चुकी है और दोबारा ही वैसा कुछ होगा, है ना, या उससे रिलेटेड चीजें होंगी, तो वो है क्या है, हमारे स्मृति में आ जाएगी, है ना, वो बातें हमको याद आ जाएगी, तो इसी को क्या बोलते हैं, स्मृति वृत्ति कहते हैं। ठीक है, तो इसको बोला गया है, देखिए, प्रमाण, विपर्य, विकल्प और निद्रा, इन चारों प्रकार की वृत्तियों द्वारा अनुभव में आए हुए विषयों के जो संस्कार चित्त में पड़े हैं उनका पुनः किसी निमित्त को पा करके स्फुरित हो जाना ही क्या कहलाता है, स्मृति वृत्ति है। ठीक है, अब ये भी क्या है, 2 प्रकार की होती है, पहला है एक क्लिष्ट और दूसरा है अक्लिष्ट। ठीक है, अब जैसे कुछ चीजें मैं कष्ट देने वाली, ठीक है, मतलब क्लिष्ट का मतलब, अब जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, कैसे समझेंगे इसको, हाँ हम लोग घूमने के लिए गए कहीं पर, ठीक है, अब मेरा एक्सीडेंट हो गया, अब मैं दोबारा जब जब उस रास्ते से जाऊंगी या फिर कहीं पर हम लोग घूमने के लिए जाएंगे तो मुझे क्या है, वो बात याद आएगी कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मैं घूमने के लिए गई थी, तो इस कारण से मैं कहीं भी घूमने के लिए नहीं जाऊंगी। तो ये क्या है, मेरे को कष्ट दे रही है ये बात, है ना, मेरे को उस टाइम पे लगा था, ऐसा ऐसा हो गया था, ये सब बातें क्या है, याद आएंगी, तो ये क्या हुई, क्लिष्ट वृत्ति। और अक्लिष्ट वृत्ति, अब मुझे याद आएगा हम लोग घूमने के लिए गए थे, तो वहाँ बहुत सारा कुछ कुछ चीजें खाए पिए थे, अच्छा अच्छा, वहां पर जा करके हम लोग बहुत मस्ती किए थे, है ना, तो ये क्या है, मुझे प्रसन्नता देगी, तो इस कारण ये क्या कहलाएगी, अक्लिष्ट वृत्ति। ठीक है,
तो स्मृति वृत्ति क्या है, फिर से हुई दो प्रकार की, एक क्लिष्ट जो हमको योग साधना में आगे बढ़ाएंगी, और दूसरी है अक्लिष्ट वृत्ति जो हमको योग मार्ग में, सॉरी, क्लिष्ट वृत्ति जो कष्ट देगी या योग मार्ग में बाधक बनेगी, और अक्लिष्ट वृत्ति जो हमको योग मार्ग में आगे बढ़ाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हुई हमारी क्या बोलते हैं 5 प्रकार की वृत्तियां। ठीक है, इन सब की व्याख्या आप लोग पढ़ेंगे, आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, और इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने के लायक नहीं है। आगे कोई डाउट रहेगा तो आप लोग कल मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया चित्त की वृत्ति। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि यहाँ तक योग की कर्तव्यता, मतलब जो फर्स्ट नंबर का सूत्र है ना, वही योग की कर्तव्यता बोलते हैं उसको, और उसके बाद योग के लक्षण और चित्त वृत्तियों के लक्षण बतलाए गए। अब उन चित्त वृत्तियों के निरोध का उपाय बतलाते हैं, है ना। तो मैंने पहले ही कहा था जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो ऐसा नहीं है कि हमारे दर्शन में सिर्फ जो कष्ट हैं या दुख हैं उनके बारे में बतला दिया गया है। अगर दुख है तो उन दुख के निरोध का उपाय भी है। तो ये चित्त की वृत्तियां हैं, तो उन चित्त की वृत्तियों के निरोध का उपाय भी है। तब उसको कहते हैं कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, अर्थात ये अभ्यास और वैराग्य, ये भ्याम का मतलब होता है दो के लिए यूज किया जाता है ना, दो चीजें दो रहती हैं उसके लिए भ्याम यूज किया जाता है। तो उन चित्त की वृत्तियों का ये तन निरोधा है ना, तो उन चित्त की वृत्तियों का निरोध अभ्यास और वैराग्य से होता है। तो चित्त वृत्तियों के निरोध के कितने उपाय बताए गए हैं यहाँ पर, 2 उपाय। पहला क्या है, अभ्यास, हाँ, और दूसरा क्या है, वैराग्य। वैराग्य। हाँ, वैराग्य। तो इस प्रकार ये हमारे 12वें नंबर के सूत्र में बताया गया है कि चित्त की वृत्तियों के निरोध के 2 उपाय हैं, अभ्यास और वैराग्य। अब प्रश्न उठता है कि ये अभ्यास क्या है और दूसरा होता है वैराग्य क्या है। ठीक है, तो अभ्यास के बारे में बताया गया है कि अब ये संबंध पढ़ते हैं, उक्त दोनों उपाय में से पहले अभ्यास का लक्षण बतलाते हैं। अभ्यास होता क्या है इसको बतलाया गया है। तो कहा गया है कि तत्र स्थितौ यत्नो अभ्यासः, ठीक है, उन दोनों में से, तत्र का मतलब उन दोनों में से, स्थित मतलब स्थिरता के लिए। अब किसकी स्थिरता की बात कर रहे हैं यहाँ पर, चित्त की। ठीक है, तो उन दोनों में से चित्त की स्थिरता के लिए, मतलब यहाँ पर दोनों का आशय यहाँ पर अभ्यास और वैराग्य से है ना। स्थिरता के लिए यत्न, मतलब जो प्रयत्न करना है वही क्या है, अभ्यास है। मतलब चित्त की स्थिरता के लिए हम लोग जो प्रयत्न करते हैं उसी को क्या बोला जाता है, अभ्यास बोला जाता है। जैसे कि मैं चक्रासन लगाने के क्या कर रही हूँ, मेरा टारगेट आसन है चक्रासन लगाना। अब मैं जब तक मेरा चक्रासन नहीं हो जाता तब तक मैं प्रयत्न करते रहूंगी, कोशिश करते रहूंगी। ठीक है, मतलब बार बार कर रही हूँ, उसी चीज को करने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये जो हम करते हैं उसी को क्या बोला जाता है, अभ्यास। ठीक है, अब उसके बाद आगे बतलाया गया है कि ये अभ्यास है वो किस तरह से दृढ़ होगा, मतलब हम उसमें कैसे सफलता प्राप्त करेंगे अभ्यास में। तो उसके बारे में कहा गया है कि सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, अर्थात इसमें क्या करना है उसको, दीर्घ काल, ठीक है, उसके बाद निरंतर, और उसके बाद सत्कार। ठीक, सत्कार मतलब जो आदर पूर्वक है ना, तो सेवितो मतलब सांगोपांग सेवन करते हुए ऐसा करते हैं, तब वह अभ्यास क्या है, दृढ़ अवस्था वाला हो जाता है। तो अभ्यास किस तरह से हमारा सिद्ध होगा, उसको हम लोग कैसे करेंगे, दीर्घ काल तक करेंगे, निरंतर करेंगे और आदर पूर्वक। ठीक है, आदर पूर्वक करके करेंगे तब वो क्या है, अभ्यास है हमारा दृढ़ होगा। जैसे कि एकदम अच्छा वाला एग्जाम्पल है, अभी आप लोग पतंजल योग सूत्र याद कर रहे हैं, है ना। अब इनमें से कोई एक बच्चा ऐसा होगा जिसको पूरे के पूरे 195 सूत्र याद होंगे। ठीक है, किसी को 3 पाद उसका याद होगा, किसी को 2 होगा, किसी को 1 होगा। तो उन लोगों को ऐसी उन्होंने एक बार लिखा और या फिर पढ़ा और याद हो गया क्या, नहीं हुआ, है ना। वो उन लोग एक तो जिन लोगों को मतलब बहुत पहले से कर रहे होंगे, मतलब है ना, तो दीर्घ काल हो गया। उसके बाद नैरंतर्य, ऐसा तो नहीं है आज किए और छोड़ दिए, हर दिन करते होंगे ना। और उसके बाद सत्कार मतलब मन में भी विश्वास है
और आदर पूर्वक करके कर रहे हैं, है ना, वो चीजें अच्छी लगती हैं तब ऐसा करके कर रहे हैं। तो इस तरह से कर रहे हैं तब जा करके उन लोगों को याद हुआ है, मतलब उस विषय में उन लोग क्या है, दृढ़ हो गए। समाधि पाठ जैसे अब सब लोगों को याद करना है ना, या फिर कोई सा भी, चलो सूत्र याद करने का जितने लोगों को टारगेट मिला है, तो जिन लोग बोलते हैं ना याद नहीं हुआ, तो अब इसी तरह से करके आपको करना है। क्या है अभ्यास के लक्षण? पहला दीर्घकाल, दूसरा बोलो ना जी, दूसरा निरंतर, और तीसरा है तत्कार पूर्वक। ठीक है, तो इस तरह ये अभ्यास में दृढ़ होने का लक्षण है। अब दूसरा चित्त के वृत्ति के निरोध का उपाय क्या बतलाया गया है? पहला अभ्यास हो गया, दूसरा क्या था? वैराग्य। वैराग्य। ठीक है, अब उस वैराग्य के लक्षण बता रहे हैं, है ना। तो अब ये वैराग्य भी है, दो प्रकार का होता है ना। पहला होता है पर वैराग्य और दूसरा होता है, कहाँ गया है, दूसरा होता है अपर वैराग्य। तो यहाँ पर पहले अपर वैराग्य के बारे में बताया गया है ना। एक मिनट ना, ये ठीक है। तो ये वैराग्य हैं, दो प्रकार के होते हैं, पहला है अपर वैराग्य और दूसरा है पर वैराग्य। फिर इनको और डिवाइड किया गया है। तो पहले हम लोग अपर वैराग्य के बारे में ही पढ़ लेते हैं, सॉरी जी, है ना। तो कहा गया है कि दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। दृष्ट मतलब देखकर, अनुश्रविक मतलब सुनकर, ठीक है। तो देखे और सुने हुए ये विषय, ठीक है। और उसके बाद वितृष्णा से मतलब तृष्णा से रहित हो जाना। तो देखे और सुने हुए विषय में, देखे और सुने हुए विषयों में सर्वथा तृष्णा रहित चित्त की, है ना, जो वशीकार नामक, ये वशीकार संज्ञा, वशीकार नामक अवस्था है, वही क्या है, वैराग्य है। बोला गया है कि देखे और सुने हुए विषयों में, जैसे कि अब हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, गुलाब जामुन की ही बात किए, है ना। तो पहले मैंने गुलाब जामुन देखा हुआ है और उसके बाद उसके बारे में सुना भी हुआ है कि हाँ ऐसा ऐसा ये होता है, ठीक है। अब मुझे उसके बारे में मतलब बार बार लोग बोल रहे हैं, तो मेरे मन में क्या आ रहा है, लालच आ रहा है। अब उसको खाने की क्या है, मेरे को इच्छा हो रही है। तो जो इच्छा होती है, उत्कट लालसा होती है, उसी को क्या बोलते हैं, तृष्णा बोलते हैं, है ना। लेकिन मैं उस देखे और सुने हुए विषय मतलब उस गुलाब जामुन के बारे में अब कोई कितना भी बोल ले, मेरे मन में उसके बारे में क्या है, लालच नहीं आएगा, ठीक है। तो लालच नहीं आएगा, उसी को क्या बोलेंगे, तृष्णा रहित चित्त की अवस्था। तो ऐसी जब स्थिति हो जाती है तब इसको क्या बोला जाता है, वशीकार नामक अवस्था, ठीक है। अब इसी का एक मिनट ना, जो चार प्रकार है, एक मिनट, है ना, थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है। जो चार प्रकार हैं वो पर वैराग्य के हैं कि अपर वैराग्य के हैं? अपर वैराग्य के हैं, है ना। ये हुआ हमारा पर वैराग्य, जो 15वें नंबर के सूत्र में बताया गया है। सॉरी, ये हुआ हमारा अपर वैराग्य, है ना। हाँ, ये हुआ हमारा अपर वैराग्य। अब इस अपर वैराग्य के क्या हैं, चार प्रकार हैं, है ना। ये हुआ हमारा अपर वैराग्य, उसके चार प्रकार हैं। पहला है एक यतमान, दूसरा है व्यतिरेक, तीसरा है एकेंद्रीय और चौथा है वशीकार। हाँ, ठीक है। तो सबसे पहले आता है यतमान नामक यतमान नामक अपर वैराग्य, ठीक है। तो इसमें क्या है, हम विषयों में अनासक्त होने का प्रयास करते हैं, ठीक है। एक मिनट, इसको पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ लेते हैं चित्त का वृत्ति पढ़ लिए है ना, चित्त की भूमि पढ़ लेते हैं, तब थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फिर उसके बाद क्लास को वाइंड अप करेंगे। एक्चुअली चित्त की भूमि हम लोगों को सबसे पहले पढ़नी थी, लेकिन उस दिन मैं बताना भूल गई थी, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, तो है ना। हाँ, बताइए चित्त की भूमियाँ कितनी हैं? 5। पांच। कहाँ पर वर्णन किया गया है चित्त की भूमियों का? व्यास बस।
व्यास व्यास। भाष्य में, है ना। हाँ, अच्छा। तो चित्त अपनी प्रादुर्भावस्था में सत्वगुण प्रधान रहता है, परंतु मतलब जब चित्त की उत्पत्ति होती है तो प्रारंभ में वो सत्वगुण प्रधान रहता है, लेकिन चित्त क्या है, त्रिगुणात्मक है, मतलब वो तीनों गुणों से युक्त है, सत्व, रज और तम। ठीक है। अब इस चित्त की वृत्ति का वर्णन किया गया है हमारे व्यास भाष्य, तत्ववैसारधि एवं योग वार्तिक, इन तीनों ग्रंथ में वर्णन किया गया है। और जो हमारा व्यास भाष्य है उसके प्रथम सूत्र में ही बताया गया है कि चित्तम मूढ़ विक्षिप्तम एकाग्रम निरुद्धम इति चित्तस्य भूम्यः, अर्थात क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, ये क्या है, चित्त की भूमियां है। अब भूमि बोलेंगे किसको, है ना। तो एक मिनट, इसमें दिया गया है कि नहीं दिया गया है। मैम श्लोक नंबर क्या है चित्त की, भूमि का? हाँ, श्लोक नंबर क्या है मैम चित्त की भूमि का? फर्स्ट का फर्स्ट, व्यास भाष्य का प्रथम अध्याय का जो प्रथम सूत्र है वही है। ठीक है। तो चित्त मतलब भूमि या अवस्था बोलते किससे किसको है ना। तो एक मिनट, ये जो चित्त है त्रिगुणात्मक है तथा त्रिगुणात्मक होने के कारण गुणों के परस्पर विषमता होने तथा अनेक वृत्तियों संस्कारों से चित्रित चित्त भिन्न भिन्न अवस्थाओं या भूमियों को धारण करता है। मतलब ये जो तीनों गुण होते हैं तो उसके कारण उस चित्त की क्या है वो स्वरूप है उसका बदलता रहता है ना, उसमें विषमता आती है। तो इसी विषमता के कारण जो चित्त की अवस्था होती है उसी को बोलते हैं भूमि। तो ये चित्त की अवस्था बोले या चित्त की भूमि बोले, ये क्या है, 5 प्रकार की होती है। तो सबसे पहले होता है हमारी क्षिप्त वृत्ति। तो क्षिप्त में क्या है, ये हमारा चित्त है वो रजोगुण प्रधान होता है, और रजगुण के कारण क्या आता है, हमारा मन चंचल रहेगा और एवं क्रोध आदि, मतलब जिसके में रजोगुण प्रधान रहता है वो उसको देखना एकदम मतलब चंचल मन वाला रहता है और गुस्सा भी ज्यादा करते हैं, है ना। तो चित्त की भूमि की पहली पहली हमारी जो भूमि है वो क्या है, रजोगुण प्रधान। फिर उसके बाद आता है मूढ़ वृत्ति, दूसरी वृत्ति, ये होता है तमोगुण प्रधान। अब तमोगुण जहां पर रहेगा उसके कारण क्या आएगा, निद्रा आएगी और आलस्य आएगा। फिर उसके बाद है विक्षिप्त वृत्ति। तो ये है दोनों से युक्त होता है ना, सत्व गुण से भी, और उसके बाद सॉरी इसमें रजोगुण को लिखना भूल गए हैं। तो सत्व गुण से युक्त होता है और रजगुण से युक्त होता है। अब जब सत्व गुण से युक्त रहेगा तब क्या करेंगे, धर्म करेंगे और पुण्य करेंगे। लेकिन जब रजगुण के कारण रहेंगे, रजगुण का प्रभाव रहेगा, तब क्या करेंगे, अधर्म और पाप की स्थिति रहेगी। ठीक है। इसका आगे ये डिटेल वर्णन इसमें किया गया है, आप लोग इसको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद है एकाग्र वृत्ति, सॉरी एकाग्र भूमि। तो ये क्या है, अपर वैराग्य की अवस्था, मतलब इनसे है हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, है ना। रज और तम गुण है, इन पर से करके आगे बढ़ जाएंगे। अब क्या है, केवल सत्व गुण की स्थिति आ जाएगी। अब जो इंसान एकदम सात्विक रहता है, जैसे साधु संतों को या फिर कोई भी जो योगी है जो साधना करता है उसके में क्या है, वो सत्व गुण प्रधान रहता है और उसकी स्थिति क्या है, एकदम एकाग्र वाली होती है ना। तो एकाग्र अवस्था में चित्त कैसा रहता है, सतोगुण युक्त रहेगा, और यही अपर वैराग्य की अवस्था है। और इस समय क्या है, संप्रज्ञात समाधि की स्थिति होती है और हमारा चित्त है एकाग्र होता है। ठीक है। फिर उसके बाद है एकाग्र के बाद आता है निरुद्ध अवस्था। अब योग में जैसे इससे पहले जिन्होंने पातंजल योग सूत्र पढ़ा होगा, है ना, तो धीरे धीरे चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। फिर उसके बाद है केवल सत्व गुण बचा रहता है ना। फिर उसके बाद वो सत्व गुण भी नष्ट हो जाता है। अब मतलब सारे जो तीनों गुण हैं, रज तम और सत, तीनों के तीनों नष्ट हो गए। अब चित्त में किसी भी प्रकार का गुण या फिर वृत्ति शेष नहीं रह जाता, तब उस अवस्था को क्या बोला जाता है, निरुद्ध अवस्था। अब इसमें किसी भी प्रकार का गुण नहीं रहेगा, तब इसको बोला जाता है पर वैराग्य। और ये वाली स्थिति जो चित्त की होती है उसको बोलते हैं असंप्रज्ञात समाधि। ठीक है। तो इस प्रकार हमारी चित्त की भूमियां हुई कंप्लीट। आप लोग इसको ये नोट्स में आज भेज दूंगी, आप लोग पढ़ेंगे और नहीं समझ आएगा तब बताएंगे, मैं कल इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है। अब हम लोग आते हैं दोबारा से अपर वैराग्य हमारे 15वें नंबर के सूत्र में। तो उसमें उसके 4 प्रकार बताए गए हैं, है ना। जो अपर वैराग्य है वो 4 प्रकार का होता है, यतमान, व्यतिरेक, एकेंद्री और वशीकार।
तो सबसे पहले आता है यतमान अपर वैराग्य। तो इसमें क्या है, विषयों में हम अनासक्त होने का प्रयास करते हैं। अब इसको हम लोग एकदम लेटेस्ट और मेरे फेवरेट एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, है ना। तो विषयों से क्या है, हम लोग अनासक्त होने का प्रयास कर रहे हैं। अब जैसे मैं संकल्प लूंगी, है ना, कि मैं किसी भी सोशल मीडिया नहीं, मैं किसी भी प्रकार का जंक फूड नहीं खाऊंगी, ठीक है। तो ये जंक फूड है वो मेरे क्या हो गए, विषय होंगे। अब मैं क्या है, उनसे अनासक्त होने का प्रयास कर रही हूँ। तो अभी मैंने क्या लिया है, केवल संकल्प लिया है कि मैं नहीं खाऊंगी करके, ठीक है। तो ये वाली स्थिति होगी जो चित्त की, उसको क्या बोलेंगे, यतमान अपर वैराग्य। उसके बाद आगे बढ़ते हैं व्यतिरेक, ठीक है, व्यतिरेक अपर वैराग्य। तो इसमें क्या होता है, कुछ विषयों में हम हैं अनासक्त हो जाते हैं, किंतु कुछ विषयों में आसक्त रहते हैं, ठीक है। अब ले तो लिया मैंने संकल्प, ठीक है, कि मेरे को जंक फूड है नहीं खाना है, ठीक है। तो अब क्या करूंगी, मैं धीरे धीरे एकदम से सबको खाना छोड़ दूंगी क्या, नहीं छोड़ सकती, धीरे धीरे छोड़ूंगी, ठीक है। अब मैं चाउमीन खाऊंगी और पिज्ज़ा खाऊंगी, ठीक है, लेकिन उसके बाद कुछ कुछ को छोड़ दूंगी, ठीक। जैसे कि मैं गुपचुप, चाट और क्या दुनिया भर का जो भी आता है उन सबको मैं नहीं खाऊंगी। तो मैं आधे को खा रही हूँ और आधे को नहीं खा रही हूँ, ठीक है। तो कुछ विषयों में अनासक्त हो जाते हैं और कुछ विषयों में आसक्त रहते हैं। तो इस स्थिति को क्या बोला जाता है, व्यतिरेक अपर वैराग्य। उसके बाद आता है एकेंद्रिय, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, हम किसी एक विषय को छोड़कर बाकी समस्त विषयों में साधक है क्या है, अनासक्त हो जाता है। तो इस अवस्था में क्या हो जाता है, एक विषय को छोड़कर, मतलब हमारे मन को छोड़ करके जो बाकी हमारी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां जो भी है, ठीक है, वो है क्या है, विषयों में अनासक्त हो जाती है, लेकिन हमारा मन है लगा हुआ रहता है। और ये एक मन जो लगा रहता है, उसी के कारण मतलब जो बाकी ज्ञानेंद्रियां हैं हमारी, है ना, वो दोबारा अपने विषयों की ओर आकर्षित होती है। मतलब जब हम लोग योग मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं तो जरूरी नहीं है कि हम आगे ही बढ़ें, उसके बाद दोबारा से गिर करके अपनी अवस्था में भी वापस आ जाते हैं। क्यों, उस मन के कारण। मतलब ये एक विषय हमारा जो मन है वो बाकी रहता है और बाकी जो है ना, बाकी इंद्रियां हैं वो अपने विषयों से अनासक्त हो जाती है। और इसका एक एग्जाम्पल ऐसा करके देख सकते हैं, जैसे कि अब हमने यहाँ पर ये जंक फूड का पढ़ रहे थे, है ना। तो यहाँ तक आए थे हम लोग, अब आधे को खाना छोड़े थे और आधे को खाना नहीं छोड़े थे, है ना। अब इसमें क्या है, पूरा सब के सब को छोड़ लिए, ठीक है, लेकिन मैं चाउमीन खाना नहीं छोड़ पाई, ठीक है। मतलब ये एक विषय मेरा क्या है, चाउमीन है, वो बचा रह गया और बाकी सब से क्या है, मैं अनासक्त हो गई। तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं, एकेंद्रिय अपर वैराग्य। उसके बाद अब लास्ट वाले में आते हैं हम लोग वशीकार। तो मन और इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, मन और इंद्रियों पर हमको पूर्ण नियंत्रण प्राप्त हो गया। अब हम किसी भी विषय में आसक्त नहीं रहेंगे। अब यहाँ पर एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं जंक फूड का, तो अब कंप्लीट सबके सबको मैंने खाना छोड़ दिया, ठीक है। अब मैं किसी, यहाँ पर लास्ट में मैं एक केंद्रीय में क्या चाउमीन को खा रही थी, अब यहाँ पर मैं उस चाउमीन को भी नहीं खाऊंगी, ठीक है। तो इस वाली अवस्था को बोला जाता है वशीकार अपर वैराग्य, ठीक है, जिसमें मन और इंद्रियों पर हमको पूर्ण नियंत्रण प्राप्त हो जाता है। तो आया समझ में आप लोगों को ये अपर वैराग्य तक? यस मैम। ठीक है, चलिए 36 हो गया है, सबके खाने का भी समय हो गया और बाकी आप लोगों की और क्लासेस भी होंगी। तो क्लास को आज का यहीं तक करते हैं। एक मिनट, रिकॉर्डिंग